तो आज हम मैक्सवेल डीमन के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे कि भाई सज्जन थे कौन और इनका थॉट प्रोसेस क्या था समझने में। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये स्कॉटलैंड के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। और जनरली जिस बड़े काम के लिए इनको जाना जाता वो ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को जोड़ा था, यूनिफाई किया था, राइट। और पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उसको चार छोटी सी इक्वेशंस में लिख डाला था जिसको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। और जनरली इनको न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में सबसे महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट माना जाता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई ये काफ़ी क्रांतिकारी थे, रेडिकल थे, उनके जो सोच में उनके आइडियाज़ में काफ़ी रेडिकल थे और अपने टाइम से बहुत आगे थे अपने कॉन्सेप्ट्स में, राइट। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था थर्मोडायनेमिक्स में, जो माइक्रोस्कोप लेवल पे जो थर्मोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट हुआ जैसे सेकंड लॉ है उसमें काफ़ी मदद किया था। जो क्वांटम मैकेनिक्स का रेवोल्यूशन हुआ था उसमें बहुत मदद किया था इसने, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, यानी मैथमेटिक्स ऑफ चांस इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में। तो बोला क्या था उन्होंने कि भाई जब हम एटम्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो यकीन से तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी से काम चलाते हैं, राइट। तो आपको लगेगा कि यार इसमें बड़ी बात किया है, राइट। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा उस टाइम में जाना पड़ेगा, यानी कि 1850 के बाद का टाइम, राइट। अगर आप सच में देखो तब तक जो साइंटिस्ट थे, राइट, वो जनरली वो पले बड़े किस पे थे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे पले बड़े थे, राइट। आई मीन और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सबसे बड़ा जो खूबी वो ये है कि भाई सर्टेनिटी, यकीन से आप चीज़ें बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन दिया, मैं बता सकता हूँ कि किसी टाइम टी के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट। आपने बहुत सारी इक्वेशन यूज़ की होंगी मैकेनिक्स में, राइट। तो वहाँ पे सर्टेनिटी से, यकीन से मैं बोल सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे ये बोल रहे थे नहीं यार यकीन से तो मैं नहीं बोल सकता क्या वेलोसिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, राइट। और ये लोगों के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था, यानी कि साइंस की ऐसी साइंस क्या यार जिसमें आप यकीन से कुछ ना बोल सको, राइट। तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी ये समझने में। बट उन्होंने वहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने अपना जो प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा जो बेल शेप कर वो इंट्रोड्यूस किया, उसको पिकअप कर लिया। लुडविग बोल्ट्जमैन ने उस कॉन्सेप्ट को पिकअप कर लिया। उन्होंने काफ़ी कैनेटिक थ्योरी पे काम किया उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, फाइनली आपको सेकंड लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिया। और सेम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स पर उन्होंने पिकअप कर लिया और क्वांटम रेवोल्यूशन भी पॉसिबल था। बट आप सोच होंगे ये भी वो सब तो ठीक है, ये राम कहानी तो ठीक है, लेकिन हम मैक्सवेल डीमन की बात करने वाले थे, तो ये प्रोबेबिलिटी के यानी कि राम ग्रंथ क्यों चालू हो गई है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो मैक्सवेल डीमन के कोर कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि है क्या मैक्सवेल डीमन। और तो अभी हम बात करेंगे मैक्सवेल डीमन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे एक अरेंजमेंट है जहाँ पे दो चैम्बर हैं, ए और बी, दोनों में सेम गैस है और दोनों का सेम टेम्परेचर है। अगर आप याद करो अपने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो दोनों ए और बी में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? उनकी वेलोसिटी, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी कम रहेगी, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी रहेगी, और काफ़ी कम पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, राइट। तो मतलब ये है कि दोनों ए और बी में हर एक आपको भांति भांति वेलोसिटी के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या 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 मिलेगा आपको कि यहाँ जब हर वेलोसिटी के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, राइट। लेकिन अंदर मूवमेंट होता रहेगा। अंदर बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल है, लेकिन बाहर से आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी, राइट। जैसे हमने सेकंड लॉ की एग्जांपल में देखा था, राइट। टेम्परेचर सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये मूव करते रहेंगे, राइट। अभी हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ दिमाग में होता है, जिसको आप लेबॉर्ट्री में जाकर करते नहीं है, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले थॉट एक्सपेरिमेंट किसने सजेस्ट किया था? मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था, इसलिए इसको मैक्सवेल डीमन बोलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? हमने एक यहाँ पे क्रिएचर बिठा दिया, यहाँ पे क्रिएचर, या फिर सोचो कि शरारती बच्चा बिठा दिया हमने यहाँ पे, राइट। और इस क्रिएचर को बाद में डीमन, यानी डीमन जो मैक्सवेल डीमन में ये क्रिएचर है वो, राइट। तो मैक्सवेल ने तो उसको डीमन नाम नहीं दिया था, विलियम थॉमसन ने उसको डीमन नाम दिया था। बट एनीवे, तो हमने मान दिया कि शरारती बच्चा बैठा हुआ है। तो क्या करता है वो? दो चीज़ें कर रहा है यहाँ बैठ के। क्या कर रहा है? पहली बात तो ये कर रहा है कि जो बी से ए जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, खाली उन पार्टिकल्स को अलाउ करता है जिनकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से कम है। मतलब कि जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स है खाली उनको जाने देता है, जो फास्ट मूविंग पार्टिकल उनको रोक देता है यहाँ पे। और इसका उल्टा करता है, जो पार्टिकल ए से बी में जा रहे हैं, यानी कि ए से बी खाली वही पार्टिकल अलाउ करता है जिनकी वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है, यानी कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को मूव यहाँ पे अलाउ करता है। और अगर कोई स्लो मूविंग पार्टिकल जा रहा है उसको रोक देगा। तो अगर ये चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, तो कुछ देर के बाद आपको देखोगे कि जो एवरेज वेलोसिटी ए में है वो गिर गई है,
और एवरेज वेलोसिटी बी में बढ़ गई है, क्योंकि फिल्टरिंग यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब है टेम्परेचर ए में कम हो जाएगा और टेम्परेचर बी में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमने एक वीडियो में देखा था, काइनेटिक थ्योरी के वीडियो में देखा था कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अगर आपका वेलोसिटी कम होगा टेम्परेचर भी कम होगा। तो अगर आप देखो तो क्या हो गया, आपने शुरू में एक इक्विलिब्रियम स्टेट में किया था जहाँ टेम्परेचर दोनों का सेम था, लेकिन अभी आपका पास एक पोर्शन कोल्ड हो गया, एक पोर्शन हॉट हो गया, राइट। तो सच में देखो तो क्या हुआ है, अगर आप देखो तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट थी वो मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट होती है, जैसे हमने सेकंड लॉ की माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो वीडियो था उसमें देखा था। तो यहाँ पे जो है आपका सिस्टम मैक्सिमम एंट्रोपी से लो एंट्रोपी में चला गया। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपका सेकंड लॉ वायलेट हो गया। बट सच में इसका मतलब क्या है, यानी कि इस थॉट एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और तो अब हम देखेंगे कि भाई इससे जो थॉट एक्सपेरिमेंट आपने किया इससे नतीजा क्या निकाल सकते हो आप, राइट। और काफ़ी बार इससे गलत नतीजा निकाला जाता है कि भाई सेकंड लॉ गलत प्रूव हो गया। वैसा नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई सेकंड लॉ जो है वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है फर्स्ट लॉ की तरह जो हमेशा सही रहता है, राइट। ये एक स्टेटिस्टिकल लॉ है, लॉ जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे बना हुआ है, राइट। अगर आप देखो जो हमने एग्जांपल देखा था ए और बी में, वहाँ पे पार्टिकल जो थे वो हमेशा फ्लक्स में थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, कंटिन्यूस मोशन में थे, राइट। तो कोई भी स्टेट पॉसिबल हो सकती है, डिपेंड क्या करेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। यानी अगर एक स्टेट है जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उस स्टेट की, अगर उसकी एंट्रोपी कम है प्रोबेबिलिटी कम होगी। जैसे हमने देखा था उस एग्जाम्पल, जब हम सेकंड लॉ माइक्रोस्कोपी पे बात करें तो हमने एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे, तो कोई भी स्टेट पॉसिबल है बट प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, राइट उसकी। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो इस शरारती बच्चे ने खुद ब खुद किया, जानबूझ के किया, वो हादसे से भी तो हो सकता है, एक्सीडेंट से भी तो हो सकता है, उतनी बात बोल रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट याद रखो तो आपको समझ में याद रहेगा, राइट। तो इसेंशियली इतना ही मतलब है कि भाई ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बना हुआ है, राइट। और अगर आप देखो जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था उसी ने तो प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया था, और शायद वो पहला व्यक्ति ऐसा था जिसको समझ में आया था कि भाई ये सेकंड लॉ जो है वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का लॉ है, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, राइट। यानी कि बोल्ट्जमैन ने एक्चुअली सेकंड लॉ को डिफाइन किया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। बोल्ट्जमैन को समझ आने से पहले मैक्सवेल को समझ में आ गया था ये कि भाई ये स्टैटिस्टिकल लॉ एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, और तभी उसने ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को बताने के लिए भाई ये एब्सोल्यूट लॉ थोड़ी है, ये तो स्टैटिस्टिकल लॉ है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए इसको। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, आपसे बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।